हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा पहला प्रश्न है, सन 1912 ईस्वी में प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज़ किस समुद्र में डूब गया था? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। सन 1912 ईस्वी में प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज़ किस समुद्र में डूब गया था? तो हमारी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। इन्हीं 5 में हम महासागरों में से एक महासागर में प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज़ डूब गई थी। तो ऑप्शन बनेगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज़ डूब गई थी। ब्रिटेन से साउथहैम्पटन बंदरगाह से ये अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई थी 10 मार्च 1912 ईस्वी को। 10 मार्च 1912 ईस्वी को साउथहैम्पटन बंदरगाह से जब ये जहाज़ निकली तो अपने 4 दिन की यात्रा के बाद यह जहाज़ पहुंचने ही वाली थी कि अटलांटिक महासागर में, वो भी उत्तर साइड में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ऊपर की ओर से एक ठंडी जलधारा बही और जिससे वहाँ का जो तापमान है वो माइनस में चला गया और रातों रात वहाँ पे बर्फ़ का एक विशाल भूखंड तैयार हो गया। बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान तैयार हो गए। रात के 11:40 पे वो प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज़ उस विशाल भूखंड से बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े थे उस विशाल चट्टान से टकरा गई। और कहते हैं कभी ना डूबने वाली जहाज़, कभी ना डूबने वाली जहाज़, दुनिया की सबसे ज़्यादा लागत में बनाई जाने वाली जहाज़, दुनिया की सबसे सुरक्षित जहाज़ आखिरकार 14 मार्च 1912 ईस्वी को अटलांटिक महासागर में डूब गई जो है। तो हमारा आंसर बनेगा अटलांटिक महासागर। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आर्कटिक महासागर या दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। 5 महासागरों में सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे ठंडा महासागर भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे ठंडा महासागर? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्कटिक महासागर ये हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। उत्तरी ध्रुव पर, जिससे सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी ध्रुव पर बहुत कम पड़ पाती है, यानी ना के बराबर पड़ती है और सालों साल यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, जिसके कारण यह इलाका, पूरा का पूरा इलाका ठंडा होता है और इतना ठंडा हो जाता है कि यह इलाका पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता है। तो सालों साल ये बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसे सबसे ठंडा महासागर भी कहा जाता है और सबसे छोटा महासागर भी है। और उसके बाद अटलांटिक महासागर हो ही गया। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है और इसकी जो आकार है, शेप है, वो एस आकार की है। आगे हमारा ऑप्शन हिंद महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि और भी जो महासागर हैं वो उत्तर से लेकर नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए हैं, उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं, लेकिन हिंद महासागर का ऊपरी जो भूभाग है वो महासागरीय नहीं बल्कि स्थलीय भूभाग है। नीचे की तरफ ही है, केवल साउथ की तरफ है, इसीलिए इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। और एक चीज़ और, हिंद महासागर दुनिया का एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर हमारे हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, हमारे हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के नाम पर पड़ गया तो
जो है ये हिंदुस्तान का हो गया। इन महासागरों पर किसी देश का कब्जा नहीं है, महासागर सबका है। दुनिया में जितने भी देश हैं सबका है महासागर, महासागर पर किसी का कब्जा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे ठंडा महासागर आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है जिसकी आकार एस अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार की है? तो अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर। किस महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है? तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। कौन सा महासागर ऐसा है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। तो हमारी पृथ्वी पर वर्तमान समय में कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। तो प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज, जिसे कभी ना डूबने वाली जहाज, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जहाज थी, वो ब्रिटेन से अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई थी। अपने मात्र 4 दिन की यात्रा में वो जो है जहाज़ उत्तर के साइड से ठंडी विशाल जलधारा, इतनी ज़्यादा वो इलाका ठंडा हो गया कि वो रातों रात बर्फ़ बन गया और जो है बर्फ़ का पहाड़ बन गया। और इस तरह वो जहाज़ जो है उस बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गई और इस तरह कभी ना डूबने वाली जहाज़, दुनिया की सबसे सुरक्षित जहाज़ का अंत हो गया। और 14 अप्रैल 1912 को ये जहाज़ डूबी थी। और इस तरह जब वो उस विशाल भूखंड से टकराया था तो जहाज़ के 2 हिस्से हो गए थे। ये जहाज़ बीचों बीच से टूट गया था और इस तरह सुबह होते होते 15 मार्च 1912 को ये जो पूरी तरह से डूब गया। और उसके बाद बहुत खोजा गया कि आखिर ये गया कहाँ। 75 साल बाद यानी 1985 में इसे खोजा गया कि वो प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज़ समुद्र में, उसे 75 साल लग गए उसे ढूंढने में जो है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा अटलांटिक महासागर। हमारा अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमेजन नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नील नदी। तो इसका आंसर होगा दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह मिस्र, सूडान, इथियोपिया आदि देशों में ये बहती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है बहाव की दृष्टि से और सबसे चौड़ी नदी है। अगर गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और ये जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे देशों में बहती है और बड़े पैमाने पर बहती है। बहुत इस बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन नदी भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन बहाव की दृष्टि से इसकी धारा बहुत तेज है। मिस्र नदी जो नील नदी है उसकी बहाव से ज़्यादा बहाव अमेजन नदी का है। तो बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये बहती है अमेजन नदी। एक चीज़ और बताते चले, अमेजन जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगल अगर कहीं पाए जाते हैं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ इतने भयानक, यहाँ इतने जंगल हैं और यहाँ इतने ज़्यादा जंगल होने की वजह से सबसे ज़्यादा सांप भी यहीं पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। बदले में पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, बदले में पेड़ पौधे हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दुनिया की 20% जो है ऑक्सीजन केवल और केवल इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही मौजूद है। इतना ज़्यादा जंगल है यहाँ पर और दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप भी यहीं पाए जाते हैं और बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं अमेजन नदी में।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की खोज किसने की? फाहियान ने, इब्न बतूता ने, अल बेरूनी ने या वास्को डिगामा ने? तो भारत की खोज किसने किया? बात करें फाहियान की, तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। उसी के शासनकाल में ये हमारे वतन हिंदुस्तान आया था। क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि जाए वहाँ के सरकार, वहाँ के जो राजा हैं उनको इसलिए भेजा गया था कि ताकि आप हिंदुस्तान जाइए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का रहन सहन और जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, यहाँ की शासन व्यवस्था को देखने के लिए, ये सब जानने के लिए जो है फाहियान भारत आया था। और यह पहला चीनी यात्री था, पहला चीनी यात्री नहीं, पहला विदेशी भी था जो भारत की यात्रा पर आया था। बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता ये भी लेखक था और यह मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को देश से आया था। अफ्रीका के मोरक्को देश से आया था। अल बेरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। ये भाषा का बहुत बड़ा जानकार था। महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था। महमूद गजनवी इसे हिंदुस्तान अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि इसे संस्कृत, फारसी, अरबी आदि विषयों में इसे मतलब बहुत अच्छा जानकार था, भाषा का माहिर था जो है। और साथ साथ अल बेरूनी जो था ये बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, इसीलिए महमूद गजनवी इसे अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आया था। बात करें वास्को डिगामा की, तो भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने किया था। अब बात यहाँ ये उठता है, क्या वास्को डिगामा की खोज करने से पहले भारत नहीं था? तो भारत था, पर बाहर की दुनिया के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि भारत हम कैसे पहुँचें। और एक चीज़ और, भारत के स्थलीय भूभाग से तमाम लोग जो है हिंदुस्तान से बाहर की ओर गए, लेकिन किसी को समुद्री मार्ग नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते कैसे भारत जाया जाए। ऊपर से जाना बहुत कठिन था, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं झरना, कहीं तालाब, तो तमाम तरह की परेशानियां होती थी और काफ़ी लंबा वक्त निकल जाता था। वास्को डिगामा ही वो पहला विदेशी था, यह पुर्तगाल का रहने वाला था और इसने अपनी यात्रा अटलांटिक महासागर के होते हुए यह जो है साउथ अफ्रीका के सबसे निचलतम बिंदु पर, यानी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आकर वहाँ रुका, उस भूभाग पर रुका। इससे पहले भी दो लोग जो है भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन वहीं से अफ्रीका से ये वापस चले गए थे। उनको लगा कि अफ्रीका इधर नहीं, भारत इधर नहीं है, वो अमेरिका की साइड में कहीं ना कहीं कुछ लोग चले गए। लेकिन वास्को डिगामा पहले कहा कि यहाँ से सोचना कठिन है, चलते हैं पहले अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचलते यानी दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ से सोचेंगे कि भारत कहाँ स्थित है। तो वो जब वहाँ पर आया तो वहीं पर वो जो है भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे एक इंडियन मिला और उसने बताया कि इसी रास्ते से आप जाएंगे तो आप इंडिया पहुँच जाएंगे। वो अपना जो है, वो एक नाविक था, पुर्तगाल का एक नाविक था, वो अपनी नाव लेकर जो है पहुँचा और इस तरह वो केरल के कालीकट तट पर केरल में वो पहुंचा। कहाँ पहुंचा? जहां उसका स्वागत वहां का राजा जमोरिन ने किया। राजा को घुमाया भी जो है जहाज़ में बैठा के जो है राजा को बहुत अच्छा लगा और बहुत भव्य स्वागत किया गया था जो है वास्को डिगामा का उसने जो है। और इस तरह जब वो वास्को डिगामा वहाँ से जाने लगा हिंदुस्तान से अपने वतन पुर्तगाल, तो उसने कहा कि यहाँ से क्या ऐसा चीज़ है, क्या लेकर जाए। तो जाके हैं आप, केरल भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। इतना ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है केरल में। वो वास्को डिगामा अपने साथ पूरे नाव में भरकर जो है मसाला लेकर गया। राजा बहुत खुश हो गया था, बहुत सस्ते दाम में उसे मसाला दे दिया। और वो जब पुर्तगाल पहुंचा तो जो है 64 गुना पैसा ज़्यादा कमाया। और इस तरह वो 3 बार ऐसा भारत की यात्रा कर चुका, 3 बार वो भारत की यात्रा किया। तो वो सब वास्को डिगामा पहला ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा विदेशी था जिसने समुद्र के रास्ते होते हुए
भारत पहुंचा था। यही कारण है कि वास्को डिगामा को भारत का खोजकर्ता कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने, क्योंकि इससे पहले कोई भी किसी को ज्ञान नहीं था, समुद्र के रास्ते का किसी को ज्ञान नहीं था। वास्को डिगामा ही वो पहला व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आज़ाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था, और वैसे तो संविधान तमाम लोगों ने मिलकर बनाया है, लेकिन और संविधान जब बन रहा था उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन संविधान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने निभाया था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, तो इन्हें कानून मंत्री का पद दिया गया। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। बात करें हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। यानी लगातार 2 बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे तो ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, यानी 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 जनवरी सन 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और एक चीज़ और बताते चलें, आज हम भारत में प्रत्येक 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, वो किसी और के नहीं बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही हिंदुस्तान में प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री था, शिक्षा का प्रखंड विद्वान था, देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद इन्हें 2 जनवरी 1954 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे का काफ़ी विरोध किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो इन्हें जो है शिक्षा मंत्रालय का पद मिला। ये पढ़ा लिखा बहुत ही विद्वान आदमी था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था, इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री बनाया गया। चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। आप जानते हैं प्रधानमंत्री के बाद इस देश में अगर सबसे बड़ा पद किसी का होता है तो गृह मंत्री का पद होता है। हमारे देश का प्रमुख जो होता है देश का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के बाद देश का दूसरा जो मुखिया होता है वो गृह मंत्री होता है। और इस तरह गृह मंत्री का पद मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और गृह मंत्री का पद मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। एक चीज़ और, हिंदुस्तान में इनकी सबसे बड़ी स्टेचू गुजरात में बनी हुई है, जो भारत की सबसे बड़ी स्टेचू है। एक चीज़ और, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है हिंदुस्तान में। क्यों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल को?
इसलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि आज का जो हिंदुस्तान है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज जो दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा श्रेय किसी को जाता है तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटे छोटे देसी रियासत जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे, इनको हिंदुस्तान में मिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज़ और मैं कहता एक चीज़ और, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, तो इस तरह भारत के किस प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या पंजाब, किसको कहा जाता है? तो भारत के किस प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसी प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्यों उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में होता है। यही कारण है, और गन्ने से बनता है चीनी, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को। हमारा दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है केरल। जैसा कि अभी मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, जब वास्को डी गामा आया था हिंदुस्तान तो यहाँ का जो राजा था बड़ा खुश हुआ था और उन्हें बहुत सारे मसालों को दे दिया था। मसाला वहाँ से गया था। इस यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला होता है, इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का प्रदेश है वो, मसालों का बगीचा है केरल। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मसाला अगर कहीं होता है तो केरल में होता है। केरल हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का यह पहला ऐसा राज्य है केरल जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। यानी यहाँ का लिंगानुपात पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो केरल क्यों ऐसा है? क्योंकि केरल में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ शिक्षित है। केरल की साक्षरता दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल हमारा पंजाब। पंजाब को चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ भी चावल जो है बहुत ही कम जगह में अच्छा उत्पादन हो जाता है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन अगर कोई होता है तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। एक चीज़ और बताते चलें, पश्चिम बंगाल हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि पश्चिम बंगाल की आबादी लगभग आधी है और हमसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। लेकिन हमारे प्रदेश से चावल जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल की खपत हो जाती है। ये अपने आप में एक सवाल है कि जिसके घर में जिस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो, क्या वो कोई सामान खरीदता है? नहीं खरीदता है। असल में ऐसा ये है कि पश्चिम बंगाल वाले चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। यही कारण है कि वहाँ चावल की खपत हो जाती है। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ।